अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और सेकेंड ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आज हमने किरचॉफ्स रूल्स स्टार्ट करने हैं। इस सीक्वेंस में आज का हमारा जो पहला रूल है वो है किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, जिसे हम किरचॉफ करंट रूल या फिर किरचॉफ पॉइंट रूल भी कहते हैं। इसकी डिटेल्स डिस्कस करने के लिए चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज starting of Kirchhoff's rules। ये रूल्स जर्मन फिजिसिस्ट गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ के नाम से मंसूब हैं और इस्तेमाल किस लिए होते हैं? ये इस्तेमाल होते हैं टू सॉल्व कम्प्लेक्स सर्किट्स। कम्प्लेक्स सर्किट्स के अंदर अगर आपको किसी कंपोनेंट के अक्रॉस फ्लो करने वाला करंट, उसके अक्रॉस मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस या फिर डिसिपेटेड पावर फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए आप किरचॉफ रूल्स यूज करते हैं। प्रीवियसली हमने देखा कि कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जिसमें रेजिस्टर्स एंड टू एंड अटैच होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम सीरीज कॉम्बिनेशंस कहते हैं। नेक्स्ट हमने ये देखा कि अगर साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन हो किसी रेजिस्टर के सेट का, तो उस सूरत में यहाँ पे इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं और इस सूरत में जो है वो करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, जबकि सीरीज के केस में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहां पे आपको समझ में ही नहीं लगेगी कि कोई रेजिस्टर सर्किट में पैरेलल में है या सीरीज में है। फॉर एग्जांपल, अगर एक सर्किट इस तरह से ड्रॉ किया जाए, जिसमें एंड्स ए और एंड्स बी के दरमियान में करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2, R3 एंड R4। तो अब आप ये बात जानते हैं कि यहाँ से R1 से गुजरने वाला करंट R2 से गुजरेगा, इसलिए R1 और R2 सीरीज में है। R3 में से गुजरने वाला करंट R4 में से गुजरेगा, तो ये आपस में सीरीज में है। लेकिन ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन इस कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में है। सो ये बात तो अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन अगर एक थर्ड रेजिस्टर इस सर्किट में इस तरह से ऐड कर दिया जाए, जिसे मैं R5 का नाम दे रहा हूं, तो अब आप क्या कहेंगे कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में? क्योंकि करंट तो ये पाथ फॉलो कर सकता है, ये वाला, या फिर ये वाला फॉलो हो सकता है, या फिर ये वाला फॉलो हो सकता है, या फिर ये वाला फॉलो हो सकता है। तो अब बताएं, इस रेजिस्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो डाउनवर्ड है या अपवर्ड है? क्योंकि यहां पे तो दो करंट्स हैं। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो रेजिस्टर है R1 और R5, क्या ये सीरीज में है? अगर ये सीरीज में है तो फिर तो R5 और R2 को पैरेलल होना चाहिए। और क्या R3 और R5 सीरीज में है? अगर ऐसा है तो R5 और R4 को तो पैरेलल होना चाहिए। सो इस तरह के केसेस जहां पे हमें नॉर्मल परसेप्शन के बाद ये बात पता नहीं चलेगी कि सर्किट में अपेयर होने वाले जो रेजिस्टेंस कंपोनेंट्स हैं वो सीरीज में हैं या पैरेलल में हैं, उनके लिए हम किरचॉफ रूल्स को यूज करेंगे ताकि हम इस तरह के कम्प्लेक्स सर्किट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। इसी रेफरेंस में हम अपना आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ रूल्स में से जो पहला रूल है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? जिसे हम किरचॉफ्स फर्स्ट रूल कहते हैं। उसकी डिटेल्स इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ये बात बताता चलूं कि ये जो वर्ड है किरचॉफ, इसे बाजुकात किरकॉफ भी प्रोनाउंस कर दिया जाता है, लेकिन जर्मन लैंग्वेज में ये किरचॉफ प्रोनाउंसिएशन एक्चुअल नेम के साथ ज्यादा करीब है। इस रूल के और नेम्स भी हैं। इसे हम किरचॉफ्स पॉइंट रूल भी कहते हैं और इसे हम किरचॉफ्स करंट रूल
भी कहते हैं। और ये है किस रूल के ऊपर बेस्ड? इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस करता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम ड्रॉ की जा रही है। इसमें 4 वायर्स हैं इस तरह से, जो कि इस तरह से कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड हैं। चूंकि इसकी एप्लीकेशन में एक ना एक पॉइंट कॉमन होता है, जिसे यहां पे ये पॉइंट ए कॉमन है, बुक ने इस पॉइंट को पॉइंट ए का नाम दिया है, सो इसलिए हम इसे किरचॉफ पॉइंट रूल भी कहते हैं। और लेट्स से यहां पे जो रेजिस्टेंसेस अटैच्ड हैं उनको हम नाम दे रहे हैं R1 का, R2, R3 और R4 का नाम दे रहे हैं। और जो करंट फ्लो कर रहा है वो यहां पे इस डायरेक्शन में है, I1, I2, ये दोनों करंट्स टुवर्ड कॉमन पॉइंट फ्लो कर रहे हैं। और जो करंट I3 और I4 है वो अवे फ्रॉम कॉमन पॉइंट फ्लो कर रहे हैं। इस जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट का एक सर्टन नेम भी है, इसे हम कहते हैं नोड। क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। सो ये हमने करंट फ्लो की डायरेक्शन बता दी। तो अब हम यहाँ पे एक बात और एक्सप्रेस कर देते हैं कि R1 के अक्रॉस फ्लो करने वाले चार्ज को हम Q1 का नाम दे रहे हैं, डेल्टा Q1 भी कह सकते हैं। और R2 के अक्रॉस फ्लो करने वाले चार्ज को हम डेल्टा Q2 का नाम दे रहे हैं। इसी तरीके से R3 के अक्रॉस फ्लोइंग चार्जेस डेल्टा Q3 से डिनोटेड हैं और रेजिस्टेंस R4 से फ्लोइंग चार्जेस डेल्टा Q4 से रिप्रेजेंटेड हैं। सो ये चार्जेस हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक, क्योंकि इस कॉमन पॉइंट या नोड के ऊपर कोई सिंक ऑफ चार्ज या फिर सोर्स ऑफ चार्ज मौजूद नहीं है, इसलिए जितने चार्जेस इस पॉइंट की तरफ आएंगे और जितने चार्जेस इस पॉइंट से अवे फ्लो करेंगे उनको इक्वल होना चाहिए। सो इसका मतलब है सम ऑफ ऑल द चार्जेस फ्लोइंग अक्रॉस अ कॉमन पॉइंट और नोड इज इक्वल टू 0। यहाँ पे I स्टार्ट हो रहा है 1 से और N तक जाना चाहिए, लेकिन इस केस में हम 4 लिख लेते हैं क्योंकि 4 रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लोइंग चार्जेस को हमने डील करना है। अगर मैं इस इक्वेशन को टाइम से डिवाइड कर लूं तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा I इज इक्वल टू 1 to 4 QI/T और 0/T। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी सम ऑफ ऑल द करंट्स is equal to 0। Here I is starting from 1 and going to 4। ये वैल्यू है, लेकिन आगे मैं जनरलाइज करके ना इसे किसी भी कॉम्बिनेशन पे अप्लाई करने के लिए n का लेटर यूज करूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट ये कि यहाँ पे जो कन्वेंशन है वो कन्वेंशन क्या है? वो कन्वेंशन है कि अगर तो करंट टूवर्ड्स नोड है, किसी कॉमन पॉइंट की तरफ आ रहा है, तो आप उसे पॉजिटिव लिखें। और अगर करंट अवे फ्रॉम नोड है तो उसे आप नेगेटिव लिखते हैं। सो इस वजह से जो हमारी डायग्राम है उसमें 4 करंट्स फ्लो कर रहे हैं, तो हम यहां पे लिख सकते हैं I1 जो कि प्लस में है, टूवर्ड्स द कॉमन पॉइंट जा रहा है, I2 भी प्लस में होगा, और इसके अलावा करंट I3 और I4 अवे फ्रॉम कॉमन पॉइंट है, इसलिए उनके साथ आप माइनस का जो है सिंबल वो यूज करेंगे और सबका सम कितना होगा? सबका सम 0 होगा। अब इस जगह के ऊपर आने वाले नेगेटिव एक्सप्रेशंस को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाइए। ये बन जाएगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। यहाँ पे ये बात भी ध्यान में रखिए कि अगर मैं करंट्स का एक्सप्रेशन लिखता Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 तो उनका सम भी 0 ही होता, या फिर Q1 प्लस Q2 किसके इक्वल होता?
Q3 प्लस Q4 के इक्वल होता, और इसको टाइम से डिवाइड कर लेते पूरे एक्सप्रेशन को, तो हमें करंट वाला एक्सप्रेशन मिल जाता। सो इसका मतलब है ये जो किरचॉफ करंट रूल है ये बेस किस पे करता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस करता है। अब इन एक्सप्रेशंस की मदद से हम इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं किरचॉफ करंट रूल की। सो स्टेटमेंट क्या होगी, स्टेटमेंट होगी द सम ऑफ ऑल द करंट्स सबसे पहले ये वाली इक्वेशन पढ़ रहा हूं, सम ऑफ ऑल द करंट्स अक्रॉस अ नोड या फिर कॉमन पॉइंट इज 0, ये लिख सकते हैं। या फिर हम एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं जो कि इस एक्सप्रेशन से लिखी जाएगी, और वो क्या होगी, द सम ऑफ ऑल द करंट्स flowing towards a point is equal to the sum of all the currents flowing away from the point। कि तमाम करंट्स जो कि टुवर्ड्स कॉमन पॉइंट फ्लो कर रहे हैं उनका सम, और तमाम करंट्स जो कि अवे फ्रॉम कॉमन पॉइंट फ्लो कर रहे हैं उनका सम आपस में इक्वल होगा। अब हम इसकी थोड़ी सी मजीद एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। लेट्स से ये कॉमन पॉइंट है जिसके अक्रॉस इस तरह से 4 रेजिस्टर्स अटैच्ड हैं। सो ये है कॉमन पॉइंट A, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I1, यहाँ पे फ्लो करने वाला करंट I2 है, ये करंट I3 है, और ये करंट है I4। और हमने इसके लिए जो इक्वेशन लिखी वो क्या थी, वो थी I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज R1, R2, R3 और R4 है, तो आपको ये बात पता है कि ओम्स लॉ के मुताबिक I V ओवर R के इक्वल होता है। V के लिए डेल्टा V का सिंबल लिख लेते हैं, क्योंकि अब हमें 2 पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन आगे चल के करता हूं। सबसे पहले आप ओम्स लॉ को अप्लाई कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा V1 ओवर R1 प्लस इसकी जगह पे क्या आएगा, डेल्टा V2 ओवर R2 दैट इज इक्वल टू डेल्टा V3 ओवर R3 प्लस डेल्टा V4 ओवर R4। दैट मीन्स आपने ये लिमिटेड सी सोच रख के नहीं बैठ जाना कि किरचॉफ करंट रूल सिर्फ और सिर्फ करंट्स को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इस लिखी गई इक्वेशन के अंदर किसी भी एक अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए यूज हो सकता है। इसको मजीद समझाने के लिए मैं यहाँ पे इन पॉइंट्स की नेमिंग कर रहा हूँ। लेट्स से ये पॉइंट है 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3, दिस इज पॉइंट 4। अब यहाँ पे इन सब पॉइंट्स के अक्रॉस एक एक पोटेंशियल है। आपने इस बात का ख्याल करना है कि आप करंट की डायरेक्शन में चलते हुए पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हो। सो आपने क्या करना है, आपने लिखना है डेल्टा V1 की जगह पे V1 इस पॉइंट का पोटेंशियल, फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा, V1 माइनस VA ओवर R1 प्लस, अब आपने यहाँ पे इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, और वो क्या होगा, वो होगा पहले V2 माइनस VA डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू डेल्टा V3 के लिए जब आप इस डायरेक्शन में चलेंगे तो पहले पॉइंट A का पोटेंशियल आएगा, लिखा जाएगा VA माइनस V3 डिवाइडेड बाय R3 प्लस
इस डायरेक्शन में चलिए, पहला पोटेंशियल है VA और लास्ट वाला पोटेंशियल है V4 डिवाइडेड बाय R5। अब आपके जहन में यह बात भी होगी कि जब हम डेल्टा V लिखते हैं तो V फाइनल माइनस V इनिशियल लिखते हैं। तो एक बात आपने यहाँ पे अपने जहन में रखनी है कि जो पहला पॉइंट है वो हाई पोटेंशियल पे है और जो दूसरा पॉइंट है वो लो पोटेंशियल पे है। इसलिए आप जब डेल्टा V की बात करते हैं तो डेल्टा V चूंकि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के जरिए से इलेक्ट्रिक फील्ड से इस तरह से लिंक्ड है कि माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R E के इक्वल होता है। सो चूंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहाँ पे इक्वेशन में माइनस साइन है और डेल्टा V का आंसर अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव ही आना होता है। लेकिन जब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होकर वो वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल भी लिख लें, ठीक है। सो अगर आप इस इक्वेशन को इस तरह लिखना चाहते हैं VA माइनस V1 ओवर R1 प्लस VA माइनस V2 ओवर R2 इज इक्वल टू V3 माइनस VA ओवर R3 और प्लस V4 माइनस VA ओवर R5। तो इससे भी सेम वही आंसर आएंगे, इससे कोई लॉजिकल फर्क नहीं है। बस अब आपने क्या किया है, अब आपने यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट्स कर दिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअली लॉजिक यही होनी चाहिए कि जब डेल्टा V लिखें तो पहले पॉजिटिव पोटेंशियल आए फिर नेगेटिव पोटेंशियल आए। इसलिए बेहतर यही है कि आपको जो मैंने लॉजिक बताई है कि आप करंट की डायरेक्शन में चलते हुए पहले इनिशियल पोटेंशियल लिखें फिर फाइनल पोटेंशियल लिखें और उसको सॉल्व कर लें, तो ये तरीका ज़्यादा बेहतर है। सो इस तरीके से हमने एक इक्वेशन बनाई जो बता रही है कि इन तमाम वेरिएबल्स में से अगर कोई एक आपको पता ना हो, वो आपके लिए अननोन हो, तो आप बाकी वेरिएबल्स की वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करके उस एक अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते हो। इसकी मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ MCQs प्रैक्टिस करते हैं। आज का हमारा पहला MCQ है, किरचॉफ्स करंट रूल इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमने अभी ये डिस्कशन की कि सम ऑफ ऑल द चार्जेस अक्रॉस अ कॉमन पॉइंट और नोड इज इक्वल टू 0 हो और आप दोनों साइड्स को टाइम से डिवाइड कर दें तो रिलेशन बनता है सम ऑफ all the currents across a common point is equal to 0. So this is based on the statement of law of conservation of charge. Next MCQ है, in the following diagram point O is at 0 potential. So ये point 0 potential पे है। Given that I1 is 1 ampere, I2 is 1 ampere, I3 is 4 ampere and I4 is 3 ampere. What must be the value of I5? सो आप किरचॉफ फर्स्ट रूल अप्लाई कर दीजिए और कहिए कि सम ऑफ ऑल द करंट्स अक्रॉस अ नोड मस्ट बी इक्वल टू 0 और वो तमाम करंट्स जो कि टुवर्ड्स द पॉइंट फ्लो कर रहे हैं उनको पॉजिटिव लिखें और अवे वालों को नेगेटिव लिख दें। सो टुवर्ड फ्लो करने वाला पहला करंट है I1, I2 अवे फ्लो कर रहा है, इसके अलावा I3 भी अवे फ्लो कर रहा है, फिर I4 टुवर्ड्स कॉमन पॉइंट फ्लो कर रहा है और I5 भी टुवर्ड्स कॉमन पॉइंट फ्लो कर रहा है। सो सम ऑफ ऑल द करंट्स अक्रॉस अ कॉमन पॉइंट इज 0। नेगेटिव वैल्यूज को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं। I1 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। सो इस बात का मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द कॉमन पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द कॉमन पॉइंट। हमें I5 फाइंड करना है, तो I5 कैसे आएगा, वो बन जाएगा I2 प्लस I3 माइनस I1 माइनस I4। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। I2 1 एम्पेयर है, I3 4 एम्पेयर है, I1 इज अगेन 1 एम्पेयर एंड I4 इज 3 एम्पेयर्स। सो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और 4 माइनस 3 का आंसर होगा 1 एम्पेयर, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट MCQ है, इन द फॉलोइंग डायग्राम द पॉइंट O is at 0 potential given that I2, I3, I4 and I5 have the values, what must be potential at point A? अब अगर तो हमें I1 गिवन होता तो हम डायरेक्टली डेल्टा V1 ओवर R1 अप्लाई करते, यहाँ पे लिखते I1 इज इक्वल टू VA माइनस VO डिवाइडेड बाई R1। हमें ये वैल्यूज पता हैं और हम VA फाइंड कर लेते, लेकिन इस केस में MCQ से I1 की वैल्यू हटा दी गई है कि आपने इस मेथड को यूज़ नहीं करना, आपने किरचॉफ करंट रूल को यूज़ करना है।
और किरचॉफ करंट रूल के मुताबिक जो तमाम करंट्स फ्लो कर रहे हैं कॉमन पॉइंट की तरफ और अवे फ्लो करने वाले करंट्स का जो सम है वो किसके इक्वल आता है, वो 0 के इक्वल आता है। इस तरह से सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं कि करंट I1 टूवर्ड्स कॉमन पॉइंट है, I2 अवे है, I3 अवे है, I4 टूवर्ड्स कॉमन पॉइंट है और I5 भी टूवर्ड्स कॉमन पॉइंट है और सम 0 के इक्वल है। यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकते हैं या आप नेगेटिव टर्म्स को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं, तो इससे भी सॉल्व हो सकता है, फर्क कुछ नहीं पड़ता। ठीक है, सो आपने इस इक्वेशन को याद रखना है, अगले जो MCQs हैं उनमें भी यही इक्वेशन यूज होगी। अब आप अप्लाई कर दीजिए कि I की जगह पे आपने क्या लिखना है, I की जगह पे आपने डेल्टा V ओवर R लिखना है और बाकी तमाम वैल्यूज तो आपको पता ही हैं, तो इसलिए सिर्फ I1 की जगह पे सब्स्टिट्यूशन होगी। इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा V1 ओवर R1 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, या फिर डेल्टा V1 ओवर R1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5। वैल्यू सब्स्टिट्यूट। डेल्टा V अब हाई माइनस लो पोटेंशियल है, ये पॉइंट हाई पे है, ये लो पे है, तभी तो करंट A से O की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इसलिए लिखा जाएगा VA माइनस VO डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। VA फाइंड करना है, O पॉइंट 0 पोटेंशियल पे है, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 2 ओहम्स और जो करंट I2 है इट इज 1 एम्पेयर, I3 इज 4 एम्पेयर, I4 इज 3 एम्पेयर एंड I5 इज 1 एम्पेयर्स। सो सॉल्व करने के बाद ये शेप होगी कि VA डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 या फिर 1 या फिर VA इज इक्वल टू 2 वोल्ट। सो पॉइंट A के ऊपर जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है। पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर हमें यहाँ पे कह दिया गया होता कि पॉइंट O के ऊपर पोटेंशियल 0 नहीं है, 2 वोल्ट है, तो फिर A का आंसर 4 वोल्ट आना था क्योंकि हमने यहाँ पे 2 पुट करना था। ठीक है, सो ये रिलेटिव होता है। फिलहाल हमें पॉइंट O 0 पोटेंशियल पे दिया गया, लेकिन ये बात लाजमी नहीं है। और अगर पॉइंट A से पॉइंट O की तरफ करंट फ्लो कर रहा है तो लाजमन पॉइंट A पॉइंट O से हाई पोटेंशियल पे है, और अगर I3 करंट O से C की तरफ फ्लो कर रहा है तो यकीनन C पे पोटेंशियल लो होगा O पे पोटेंशियल से। फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट हो सकता है, 0 वोल्ट हो सकता है, -1 वोल्ट हो सकता है, या कोई भी और वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट MCQ भी इसी किस्म का है। इन द फॉलोइंग डायग्राम पॉइंट O इज एट 0 पोटेंशियल। अब I1, I3, I4 और I5 की वैल्यूज गिवन है और पॉइंट B पे पोटेंशियल आपने फाइंड करना है। आपको कहा था कि आपने इक्वेशन याद रखनी है कि I1 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 होगा। अब आपने क्या करना है, चूंकि पॉइंट B के ऊपर पोटेंशियल फाइंड करना है तो पॉइंट B के ऊपर पोटेंशियल लाजमन नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि O से अगर B की तरफ करंट फ्लो कर रहा है और O 0 पे है तो B किसी नेगेटिव पोटेंशियल पे होना चाहिए, तो या तो आंसर -1 वोल्ट होगा या -12 वोल्ट होगा। सॉल्व करके कंफर्म कर लेते हैं। हमें यहाँ पे इस टर्म की जगह पे ओहम्स लॉ अप्लाई करना है, जो कि I इज इक्वल टू डेल्टा V2 ओवर R2 की सूरत में पुट होगा। सो I1 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू डेल्टा V2 ओवर R2 प्लस I3, या फिर I1 प्लस I4 प्लस I5 माइनस I3 इज इक्वल टू डेल्टा V। ये क्या होगा, इनिशियल से फाइनल पॉइंट, दैट मीन्स हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट की डायरेक्शन में लिखना है हमने। सो इस वजह से ये जो आंसर होगा ये क्या होगा, ये होगा V0 माइनस VB। अगर आपने इसका ऑर्डर उलट किया, VB माइनस V0 किया, तो ये तमाम साइंस भी इन्वर्ट करने पड़ेंगे। सो इसलिए आपने इसको एज इट इज लिखना है और ये इक्वेशन बन गई है। वैल्यूज पुट कीजिए। I1 है 1 एम्पेयर, I4 3 है, I5 1 है, I3 4 है और यहाँ पे ये 0 वोल्ट है। VB फाइंड करना है
और R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू 1 ओम्स है। सो इस वजह से जो VB का आंसर होगा माइनस VB का, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 5 माइनस 4, दैट मीन्स माइनस VB इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड VB इज इक्वल टू माइनस 1 वोल्ट, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग डायग्राम पॉइंट O इज एट जीरो पोटेंशियल गिवन दैट I1, I2, I3 एंड I5 हैव असाइंड वैल्यूज, व्हाट मस्ट बी पोटेंशियल एट C। अगेन करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, अगर ये 0 वोल्ट पे है तो यहाँ पे C पे पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। एक्सप्रेशन जो आपको याद रखने का कहा था वो था I1 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। अब हमें चूंकि इस टर्म से डील करना है, इसके ऊपर ओम्स लॉ अप्लाई कर दें, I इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर R फॉर रेजिस्टेंस 3। सो I1 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस, इस डायरेक्शन में चलिए क्या लिखना है, डेल्टा V3 ओवर R3 इनिशियली, और फर्दर I1 प्लस I4 प्लस I5 माइनस I2 इज इक्वल टू डेल्टा V3 की जगह पे V0 माइनस VC, करंट डायरेक्शन में चलना है, डिवाइडेड बाय R3। सो I1 इज 1 एम्पेयर, I4 इज 3 एम्पेयर, I5 इज 1 एम्पेयर एंड I2 इज 1 एम्पेयर। V0 is at zero potential, VC is to be find, R3 is 3 ohms। So expression है 5 minus 1 is equal to minus VC by 3, या फिर minus VC by 3 is equal to 4, और minus VC is equal to 4 into 3, minus VC is 12 volts and VC is minus 12 volt, दैट इज ऑप्शन डी। और ये हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक है कि जो C है वो O से लो पोटेंशियल के ऊपर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग डायग्राम पॉइंट O इज एट जीरो पोटेंशियल गिवन दैट I1, I2, I3 एंड I5 हैव असाइंड वैल्यूज, बट मस्ट बी पोटेंशियल एट D। जो एक्सप्रेशन आपको याद करने के लिए कहा गया था वो था I1 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। हमें D पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सो ये R4 के अक्रॉस कनेक्टेड है, सो I4 क्या बनेगा, ये बनेगा डेल्टा V4 ओवर R4। सो एक्सप्रेशन बन जाएगा I1 प्लस डेल्टा V4 ओवर R4 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। दैट मीन्स डेल्टा V4 ओवर R4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 माइनस I1 माइनस I5, और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो के लिए आप इसकी जगह पे लिखेंगे VD माइनस V0 ओवर R4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 माइनस I1 माइनस I5। बाय पुटिंग वैल्यूज VD फाइंड करना है, V0 जीरो पोटेंशियल पे है, R4 1 ओम है, I2 की वैल्यू कितनी है, इट इज 1 एम्पेयर, I3 इज 4 एम्पेयर, I1 is 1 ampere and I5 is also 1 ampere। So जो एक्सप्रेशन है VD के ऊपर वो कितना आएगा, वो आएगा 3 वोल्ट, दैट इज ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग डायग्राम पॉइंट O इज एट जीरो पोटेंशियल गिवन दैट I1, I2, I3 एंड I4 हैव असाइंड वैल्यूज, व्हाट मस्ट बी पोटेंशियल एट E। सो अगेन वही एक्सप्रेशन यूज करेंगे, I1 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, और चूंकि पॉइंट E R5 को करस्पॉन्ड करता है तो I5 की जगह पे ओम्स लॉ अप्लाई कर लीजिए, डेल्टा V5 ओवर R5। सो एक्सप्रेशन होगा I1 प्लस I4 प्लस डेल्टा V5 ओवर R5 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, या फिर डेल्टा V5 ओवर R5 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 माइनस I1 माइनस I4, और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो है तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है VE माइनस V0 ओवर R5 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 माइनस I1 माइनस I4। वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, VE फाइंड करना है, V0 जीरो पोटेंशियल पे है, R5 की वैल्यू 1 ओम है,
I2 is 1, I3 is 4, I1 is 1 and I4 is 3. So VA is 5 minus 4, that means 1 volt, that is again option A. So इस तरीके से आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो. So यहाँ पे 1 वोल्ट है जब यहाँ पे 0 वोल्ट है. अगर यहाँ पे 0 वोल्ट ना होता, लेट्स से मैं कहता हूँ कि इस जगह के ऊपर पहले ही 5 वोल्ट है तो फिर ये 6 वोल्ट आता. अगर यहाँ पे 5 की जगह पे भी 5 वोल्ट के बजाय -5 वोल्ट होता तो यहाँ पे वैल्यू -4 वोल्ट आती. सो ये इस बात पे भी डिपेंड करती है कि जो कॉमन पॉइंट है उस पर पोटेंशियल की क्या वैल्यू गिवन है. आई होप आपको यहाँ से किरचॉफ करंट रूल को अप्लाई करने का मेथड आ गया होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको किरचॉफ फर्स्ट रूल समझ में आ गया होगा और अप्लाई करना भी आ गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हमने किरचॉफ सेकंड रूल स्टार्ट करना है. अंटिल देन, खुदा हाफिज़.